नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है वंशज रवि जैन के द्वारा। पहले सिंपल साफ शब्दों में एसेंस आपको बता देता हूं इस इशू का। देखो, 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने एक वर्डिक्ट दिया था कि जो 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसके सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग लैंड एक्विजिशन रद्द हो सकता है। देखो, सेक्शन 24 है क्या, 2014 का वर्डिक्ट है क्या, वो अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार सिर्फ आप एसेंस समझ लीजिए इस इशू का कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने अपना वर्डिक्ट दिया था कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग लैंड एक्विजिशन रद्द हो सकता है। लेकिन 4 साल बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट का ही एक बार फिर से वर्डिक्ट आया और ये वर्डिक्ट भी सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच का आया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस 3 जजेस की बेंच ने एकदम ठीक उलट वर्डिक्ट दिया जो वर्डिक्ट दिया गया था 2014 में 3 जजेस की बेंच के द्वारा। तो उस समय भी काफ़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी कि सेम इशू पर, मतलब पहले वाला वर्डिक्ट भी 3 जजेस की बेंच का था और 2018 में 4 साल बाद जो वर्डिक्ट आया वो भी 3 जजेस की बेंच का है। लेकिन दोनों बेंचेस की जो ओपिनियन है अलग अलग है लैंड एक्विजिशन एक्ट सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग। तो बेंचेस में जब डिफरेंस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला भेजा 5 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास। 5 जजेस की बेंच अब फाइनली ये डिसाइड करेगी कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के सेक्शन 24 को किस प्रकार से इंटरप्रेट किया जाए। अभी तक तो देखो मामला सीधा लगता है, गड़बड़ कहाँ हुई है? गड़बड़ देखो यहाँ हुई है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की जिस बेंच ने वर्डिक्ट दिया था उसमें से एक थे जस्टिस अरुण मिश्रा, जिनकी तस्वीर है अभी स्लाइड पर। तो अरुण मिश्रा उस बेंच के पार्ट थे जिसने 2018 में ये वर्डिक्ट दिया था कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग लैंड एक्विजिशन रद्द नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम देखो यहाँ पर ये है, जस्टिस अरुण मिश्रा 5 जजेस की उस बेंच के भी अब पार्ट हैं जो फाइनली ये डिसाइड करेगी कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के सेक्शन 24 को कैसे इंटरप्रेट किया जाए। समझ गए? मतलब 2018 में जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस बेंच के पार्ट थे जस्टिस अरुण मिश्रा और अब फाइनली 5 जजेस की जो बेंच डिसाइड करेगी कैसे सेक्शन 24 को इंटरप्रेट किया जाए, उस बेंच के भी पार्ट हैं। तो काफ़ी सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स ने हंगामा खड़ा किया कि इनकी ओपिनियन तो अब जाहिर हो चुकी है ना 2018 की जजमेंट से, तो ये अपनी अप्रोच में बाइस्ड रहेंगे। तो इसलिए 5 जजेस की वो बेंच जो फाइनली डिसाइड करेगी सेक्शन 24 को कैसे इंटरप्रेट किया जाए, उस बेंच में इनको नहीं बैठना चाहिए, अपने आप को रिक्यूज कर लेना चाहिए, विड्रॉ कर लेना चाहिए सुनवाई से। जबकि जस्टिस अरुण मिश्रा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ये बोलते हैं, देखो ये तो साफ साफ मेरी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन उठाने वाली बात है। इसी से संबंधित ये पूरा आर्टिकल है। क्या जस्टिस अरुण मिश्रा को रिक्यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? क्या वो अपनी अप्रोच में बाइस्ड हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं? तो सिंपल वर्ड्स में एसेंस हमने डिस्कस कर लिया इस इश्यू का। अब हम इस इश्यू को डिटेल से डिस्कस करते हैं। 2013 से पहले गवर्नमेंट को जो भी लैंड एक्वायर करना होता था पब्लिक यूज के लिए, मान लीजिए कोई हॉस्पिटल बनाना है, कोई हाईवे बनाना है, कोई स्कूल बनाना है, जो भी लैंड एक्वायर करने की आवश्यकता होती थी गवर्नमेंट को, तो वो लैंड एक्वायर किया जाता था लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के अंतर्गत। लेकिन इस एक्ट में बहुत सारी कमियां थी। वो पर्सन्स जिनका लैंड एक्वायर किया जाता था वो स्टेट की दया पे डिपेंड हो जाते थे। पब्लिक यूज के नाम पे लैंड एक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट अपनी डिस्क्रिशन का मिसयूज करती थी, रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया जाता था और जो कंपनसेशन दी जाती थी लैंड एक्विजिशन के लिए, जिनका लैंड एक्वायर किया गया है उनको बहुत ज्यादा कम कंपनसेशन दी जाती थी। तो ये सारी कमियां थी लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट बनाया, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 में लैंड एक्विजिशन के लिए नया एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने।
देखो वैसे तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जो कमियां थी 1894 वाले लैंड एक्विजिशन एक्ट में उनको दूर कर दिया 2013 के इस एक्ट ने, लेकिन फिर भी ठीक ठाक था ये एक्ट 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट। कुछ अच्छी बातें थी इस एक्ट में, जैसे कोई भी लैंड एक्वायर करने से पहले सोशल एंड इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करना होगा। मतलब लैंड को एक्वायर करके गवर्नमेंट जो भी कंस्ट्रक्शन करना चाहती है वहां पे उसका सोशल इंपैक्ट क्या होगा, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या होगा, इन सबको असेस करना जरूरी है। ये कंपलसरी कर दिया गया था लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन से अगर वहां पे लोगों का लाइवलीहुड प्रभावित होता है तो उनको भी रिहेबिलिटेट किया जाएगा, रीसेटल किया जाएगा, यह भी कहा गया लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में। लेकिन जिस प्रोविजन पे विवाद हुआ है ये लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के कारण, वो प्रोविजन है सेक्शन 24 यानी कंपनसेशन का प्रोविजन। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 साफ तौर पे ये कहता है कि गवर्नमेंट ने 2009 से पहले जो लैंड एक्विजिशन किया है और इसके लिए अगर कंपनसेशन नहीं दिया है उन पर्संस को जिनका लैंड एक्वायर किया गया है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता अभी वहां पे कितनी भी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, वो लैंड एक्विजिशन का समझौता रद्द हो जाएगा। समझ गए? फिर से बोलता हूं क्योंकि पूरा जो आर्टिकल है इसी सेक्शन पे है। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का सेक्शन 24 ये कहता है 2009 से पहले गवर्नमेंट ने जो भी लैंड एक्वायर किया है, लेकिन उस लैंड एक्विजिशन के लिए गवर्नमेंट ने उन पर्संस को कंपनसेशन नहीं दिया है जिनका लैंड एक्वायर किया गया है, तो यह फर्क नहीं पड़ता कि अब वहां पे स्कूल बन चुका है, हॉस्पिटल बन चुका है, वो लैंड एक्विजिशन रद्द हो जाएगा। अब देखो 2013 में इस एक्ट के आने के बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है। केस का नाम था पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस हरागचंद मिश्रीलाल सोलंकी। इस केस में पिटिशनर ये कहते हैं कि 2009 में गवर्नमेंट ने हमारा लैंड एक्वायर कर लिया, लेकिन इसके लिए हमें कंपनसेशन भी नहीं दी गई, तो आप लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग वो लैंड एक्विजिशन रद्द कर दीजिए क्योंकि हमें कंपनसेशन नहीं मिल पाई है अभी तक। गवर्नमेंट का आर्गुमेंट ये था कि देखो जब लैंड एक्वायर किया गया था तो हमने साफ तौर पे बताया था उन पर्संस को जिनका लैंड हम एक्वायर कर रहे थे कि आपको कितनी कंपनसेशन दी जाएगी, लेकिन उन्होंने कंपनसेशन लेने से इनकार कर दिया और हमने कंपनसेशन का वो पैसा स्टेट के ट्रेजरी में, स्टेट के खजाने में जमा करवा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा अगर पिटिशनर ने, अगर उन लोगों ने जिनका लैंड एक्वायर किया गया है उन्होंने अगर कंपनसेशन लेने से मना कर दिया था तो आपको वो पैसा कोर्ट ऑफ लॉ में जमा करवाना चाहिए था, यानी कोर्ट के पास जमा करवाना चाहिए था, ना कि अपनी ट्रेजरी में। इसलिए आपका जो आर्गुमेंट है वो गलत है और लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग अगर जिन पर्संस का लैंड एक्वायर किया गया है उनको कंपनसेशन नहीं दी गई है तो लैंड एक्विजिशन रद्द होगा। यानी 2014 के इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने लैंड एक्विजिशन को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने यह वर्डिक्ट दिया था, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस हरागचंद मिश्रीलाल सोलंकी। अब देखो इस वर्डिक्ट को देश भर के विभिन्न हाई कोर्ट्स ने फॉलो किया और इवन सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने भी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस सुखबीर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट को फॉलो किया, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले केस को। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी साल 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की एक अलग बेंच इस वर्डिक्ट के ठीक उलट वर्डिक्ट देती है। केस था, यहां पे देखिए, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस शैलेंद्र केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की एक अलग से 3 जजेस की जो बेंच थी उन्होंने कहा अगर गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर किया है और गवर्नमेंट ने कंपनसेशन दी, लेकिन जिनका लैंड एक्वायर किया गया था उन्होंने कंपनसेशन देने से इनकार कर दिया और गवर्नमेंट ने कंपनसेशन का वो पैसा स्टेट ट्रेजरी में जमा करवा दिया और कोर्ट के पास जमा नहीं करवाया, तो भी ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, लैंड एक्विजिशन रद्द नहीं होगा। समझ गए? यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का जो फैसला आया है वो पुराने फैसले से बिल्कुल अलग है। पुराने फैसले में यह कहा गया था जिन पर्संस का लैंड एक्वायर किया गया है उनको कंपनसेशन दी गई और उन्होंने कंपनसेशन देने से इनकार कर दिया और गवर्नमेंट ने कंपनसेशन का वो पैसा गवर्नमेंट के पास जमा करवा दिया और कोर्ट ऑफ लॉ के पास जमा नहीं करवाया है, तो वो कंपनसेशन रद्द हो जाएगी। लेकिन अब जो 8 फरवरी को जो वर्डिक्ट आया है उसमें कोर्ट ने यह कहा है कि अगर गवर्नमेंट ने कंपनसेशन का पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवा दिया है, स्टेट ट्रेजरी में जमा करवा दिया है और कोर्ट ऑफ लॉ के पास जमा नहीं करवाया है, तो भी कोर्ट जो लैंड एक्विजिशन है वो रद्द नहीं होगा। तो देखो यहां पे 2 पॉइंट्स निकल के आते हैं। पहला पॉइंट आर्टिकल के द्वारा यह कहा जाता है कि जो जजमेंट 2014 में आया था 2014 में वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि इस जजमेंट से लैंड ओनर्स को उनका लैंड वापस मिल रहा था। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो 2014 का जो जजमेंट था वो कितने जजेस की बेंच ने दिया? 3 जजेस की बेंच ने।
और 2018 का जो जजमेंट था वो कितने जजेस की बेंच ने दिया? वो भी 3 जजेस की बेंच ने। तो सोच के देखिए, क्या सेम जजेस की बेंच पुराने डिसीजन को पलट सकती है या नहीं पलट सकती? नहीं पलट सकती। अगर देखो सुप्रीम कोर्ट के किसी पुराने डिसीजन को पलटना है तो उससे ज्यादा की बेंच होनी चाहिए। मान लीजिए पिछला डिसीजन अगर 3 जजेस की बेंच ने दिया था तो कम से कम 4-5 ऊपर कितने भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा जजेस की बेंच होगी तो उस पुराने डिसीजन को पलटा जा सकता है, अदरवाइज पुराने डिसीजन को चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इस केस में 2018 में फरवरी में 8 फरवरी को जजमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने, वो सुप्रीम कोर्ट के इस रूल का उल्लंघन करता है, क्योंकि पुराना वर्डिक्ट भी 3 जजेस की बेंच के द्वारा दिया गया था और नया वर्डिक्ट भी 3 जजेस की बेंच के द्वारा दिया गया है। अब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजा है। तो अब पूरी पिक्चर देखो इस प्रकार से है। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस का वर्डिक्ट आया 2014 में, 3 जजेस की बेंच ने दिया। इंडोर डेवलपमेंट अथॉरिटी डिसीजन आया 2018 में, 3 जजेस की बेंच ने दिया, जिसका पार्ट थे जस्टिस अरुण मिश्रा। और अब 5 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनवाई करेगी इस इशू पर, और जस्टिस अरुण मिश्रा इस 5 जजेस की बेंच का भी पार्ट हैं। क्वेश्चंस ये उठ रहे हैं कि इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी डिसीजन में जस्टिस अरुण मिश्रा की जो ओपिनियन है वो साफ हो चुकी है, तो वो 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का पार्ट बनेंगे तो वो अपनी अप्रोच में इम्पार्शियल नहीं रह पाएंगे, वो बायस्ड हो जाएंगे। और दूसरा देखो, ये 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो काइंड ऑफ इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी डिसीजन के वर्डिक्ट पर सुनवाई करेगी। तो जस्टिस अरुण मिश्रा कैसे इस 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का पार्ट हो सकते हैं अगर उन्हीं के द्वारा दिए गए वर्डिक्ट को रिव्यू किया जा रहा है? एक बात देखो ये भी बोली जाती है, जस्टिस सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, जस्टिस दिखना भी चाहिए, मतलब जनता को लगना चाहिए कि हाँ जस्टिस हुआ है। लेकिन अगर अरुण मिश्रा इस 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पार्ट होंगे तो जनता को ये लगेगा कि वो तो अपना वर्डिक्ट पहले दे ही चुके थे, वो तो उनकी तो ओपिनियन पहले ही पता थी, तो इससे लगेगा कि जस्टिस नहीं हुआ है। तो ये इससे जुडिशरी के अंदर जो ट्रस्ट है जनता का वो कम हो सकता है। तो आप बताइए वैसे आपकी क्या ओपिनियन है कि जस्टिस अरुण मिश्रा को इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का पार्ट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? अभी वैसे देखो आर्टिकल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो हमें ये व्यू पॉइंट भी जानना है जो कहता है जस्टिस अरुण मिश्रा को इस बेंच से अलग नहीं होना चाहिए। राइटर देखो ये बोलते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था 2 केसेस में कोई भी जज अपने आप को किसी केस से अलग कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, रिक्यूज कर सकता है। पहला तो देखो प्रिज्यूम्ड बायस, अगर किसी जज का कोई धन संबंधित इंटरेस्ट इन्वॉल्व है केस में तो जाहिर है वो जज उस केस में बायस्ड हो सकता है, वो इस प्रकार की जजमेंट दे सकता है जिससे उसका नुकसान ना हो, मॉनेटरी लॉस उसका ना हो। तो इस केसेस में किसी भी जज को अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। दूसरा केस, इन केसेस ऑफ अपेरेंट बायस, मतलब कोई रीजनेबल फेयर माइंडेड ऑब्जर्वर है, अगर उसको विश्वास है, उसको लगता है कि संभावना है कि जज जो है वो अपनी अप्रोच में बायस्ड हो सकता है, तो सिविल सोसाइटी के लोग जो क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं कि अरुण मिश्रा अपने अप्रोच में बायस्ड हो सकते हैं, वो इसी सेकंड कैटेगरी के तहत क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। वो बोलते हैं हम रीजनेबल फेयर माइंडेड ऑब्जर्वर हैं और हमको लगता है कि जस्टिस अरुण मिश्रा अपनी अप्रोच में बायस्ड हो सकते हैं। राइटर कहते हैं देखो जो लोग क्वेश्चंस उठा रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि जुडिशरी काम कैसे करती है। जजेस की ओपिनियन हो सकती है लीगल इश्यूज पर, मतलब जजेस से ये उम्मीद नहीं की जाती जब वो किसी केस की सुनवाई करें तो वो बिल्कुल खाली दिमाग से आए, एम्प्टी माइंड से आए। उनकी लीगल ओपिनियन पहले से हो सकती है किसी इश्यू पर, लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट हो जाती है जब जजेस अपना माइंड क्लोज कर लेते हैं। अब देखो पहले से किसी जज की कोई ओपिनियन है यूथनेशिया पर, यूथनेशिया के पक्ष में नहीं है जज, लेकिन केस की सुनवाई के दौरान वो ओपन माइंड से आते हैं, उनके सामने आर्गुमेंट्स रखे जाते हैं अच्छे अच्छे, तो वो कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ मेरी ओपिनियन गलत थी और अभी जो आर्गुमेंट्स रखे गए हैं उनसे तो ये लगता है शायद यूथनेशिया जो है उसको अलाउ कर देना चाहिए। तो यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, जज की जो ओपिनियन थी पहले अलग थी लेकिन उनका माइंड ओपन था, उन्होंने
अपने आप को परसुएड होने दिया आर्ग्यूमेंट्स की सहायता से। तो आमतौर पे ऐसा होता है, जबकि अगर कोई जज अपना माइंड क्लोज कर लेता है कि मेरी पहले वाली ही ओपिनियन सही थी और अभी मेरे सामने कोई भी आर्ग्यूमेंट रख दिया जाए मैं उसे नहीं मानने वाला हूं, ये अप्रोच गलत है। इस अप्रोच में बायसनेस दिखती है। जबकि देखो जुडिशरी ऐसा काम नहीं करती है, कोई भी जज क्लोज माइंड के साथ नहीं आता है और काफी बार तो जजेस खुद की ही जजमेंट को पलट देते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि किसी जज ने अपनी ही दी हुई जजमेंट को पलट दिया, रिव्यू कर दिया। तो अगर वो अपना माइंड क्लोज कर लेते तो फिर वो अपनी पुरानी दी हुई जजमेंट को क्यों पलटते। मतलब राइटर का कहने का ये है कि देखो जजेस ओपन माइंड से काम करते हैं, क्लोज माइंड से काम नहीं करते हैं और यही उनसे उम्मीद भी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में जस्टिस अरुण मिश्रा की ओपिनियन हमें पता है 2018 के वर्डिक्ट के अनुसार, लेकिन उनका वो वर्डिक्ट आया था केस में दिए हुए आर्गुमेंट्स के आधार पर। अभी 2019 में जिस 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के वो पार्ट होंगे, अगर उस बेंच के सामने अलग तरह के आर्गुमेंट्स रखे जाते हैं तो जस्टिस अरुण मिश्रा का जो ओपिनियन है वो चेंज भी हो सकता है, क्योंकि उनका माइंड ओपन रहेगा। अगर इस प्रकार से जजेस केसेस से अपने आप को रिक्यूज करने लग गए तो फिर तो कोई भी जजेस पे प्रेशर बनाएगा और बायसनेस का हवाला देते हुए कोशिश करेगा कि ये जज अलग हो जाए इस बेंच से। ये देखो जुडिशरी की इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग के लिए अच्छा नहीं है। काफ़ी बार देखो आपने देखा होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केस देते हैं पर्टिकुलर जज को, क्योंकि उनको लगता है कि इस जज को नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है इस इशू के बारे में। लेकिन देखो उस जज की जो ओपिनियन होती है वो तो पहले से जाहिर होती है, जो वर्डिक्ट आ चुके हैं, तो फिर क्यों केस दिया जाता है उस जज को? क्योंकि ये तो साफ है ना कि जजेस जो हैं वो ओपन माइंड से काम करते हैं। वो अपने पुराने वाले ओपिनियन को थोड़ी ना इंपोज करेंगे नए केस में। जिस प्रकार के आर्गुमेंट्स आएंगे वो उस आर्गुमेंट्स के आधार पर अपनी जजमेंट देंगे। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।